नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप यूपी टेट 2015 प्रश्न पत्र के हिंदी पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप अभी तक जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं सभी वर्षों में, उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? तो आनंद कादम्बिनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती जो है वो कुतुबन की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए, शुद्ध वर्तनी हमसे पूछा जा रहा है, चारों विकल्पों में अंतर्राष्ट्रीय लिखा गया है, तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सही है ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथा विकल्प देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है तो ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है ये भी गलत है। यहाँ पर देखिए, जो रेफ वाला र होता है इसका उच्चारण जिस पर होता है उससे पहले होता है। जैसे देखिए, ये त से पहले इसका उच्चारण र का होगा तो इसका जब उच्चारण करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, तो ये भी गलत है। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा, मैंने क्या बोला कि जो रेफ वाला र होता है वो जिस पर होता है उससे पहले उसका उच्चारण करते हैं। तो देखिए, अंत रा फिर राष्ट्रीय आता है, अंतर्राष्ट्रीय बोल करके देखिए अंतर्राष्ट्रीय, तो ये वाला बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है? तो आगे कुआं और पीछे खाई मतलब कि दोनों ओर मुसीबत होना, दोनों ओर मुसीबत होना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा अवधी है। ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर है। बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न पर, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। तो उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ट वर्ग में जो ट का उच्चारण स्थान है वो मूर्धा होता है, ठीक है। तो ट में किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बाकी के विकल्पों की अगर बात करें तो कंठ से क वर्ग होता है, तालव्य से जिसे हम लोग तालु बोलते हैं वो च वर्ग होता है, दंत से त वर्ग होता है, और ओष्ठ रहता है तो वो प वर्ग होता है, ओष्ठ, ठीक है। ओष्ठ वाला प वर्ग से होता है। एक ही विकल्प बचा मूर्धन्य जो कि ट वर्ग के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अष्टछाप के कवि नहीं है। कौन से अष्टछाप के कवि नहीं है? तो यहां पर देखिए, परमानंद दास ये हैं तो ये उत्तर नहीं होगा, नंद दास भी हैं तो ये भी नहीं होगा, कृष्ण दास भी हैं तो ये भी उत्तर नहीं होगा, लेकिन नाभा दास जो हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर रहस्य ये गलत है। स्व अनुभूति मतलब कि खुद से अनुभूति करना, अनुभव करना, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। आत्म साक्षात्कार यानी आत्म मतलब स्वयं, और साक्षात्कार यानी स्वयं का स्वयं से साक्षात्कार लेना, तो ये भी उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा गया था जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, तो इसका हो जाएगा अनिर्वचनीय। देखिए, वाचन मीन्स क्या होता है? वाचन मीन्स होता है अपने आप को बोल करके एक्सप्रेस करना, बोलना। अब अनिर्वचनीय यानी कि ना बोल पाना, यानी बोल करके वाणी द्वारा व्यक्त ना कर पाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अनिर्वचनीय इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूषण किस काल के कवि हैं? तो जो भूषण है वो रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह जो होता है वो वीर रस का स्थायी भाव होता है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कवितावली के रचनाकार हैं। तो कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिए, बरछी शब्द जो है वो दो बार आया हुआ है। देखिए यहाँ पर बर और ये मिलाकर के छी, तो दो बार बरछी शब्द यानी कि दो बार आया हुआ है और दोनों पर इसका अर्थ अलग अलग है।
तो जब एक ही शब्द एक से ज़्यादा बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग निकले तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो देखिए, पहले बर्छी का मतलब एक हथियार, जो बर्छी हथियार होता है उसके बारे में बात की गई है। और दूसरा बर्छी का मतलब क्या हो गया, बर मतलब कि जैसे कि दूल्हा जो होता है उसके सेंस में आया हुआ है। जो श्रेष्ठ योद्धा होता है, जैसे गांव देहात में वर वधु बोलते हैं ना, तो वहीं वर यहाँ पर आया हुआ है छीने, यानी कि श्रेष्ठ योद्धा को छीन लिया है, उस सेंस में आया हुआ है। तो एक ही शब्द जब दो बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग निकले तो वहां पर यमक अलंकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंधेर नगरी के लेखक हैं। तो अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। तो आदिकाल में पहेलियां किसके द्वारा लिखा गया, ये खुसरो के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। तो जब पेड़ से बंदर कूद जाएगा तो जाहिर सी बात है पेड़ से उसका अलगाव हो गया। तो अलगाव होने की स्थिति में हमेशा अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते पेड़ से टूट करके अलग हो जा रहे हैं। तो जब भी किसी वस्तु का दूसरे वस्तु से अलगाव दिखाया जाए तो वहां पर हमेशा अपादान कारक होता है। जैसे बंदर जो कूदा तो वो पेड़ से अलग हो गया, तो यहां पर भी अलगाव की स्थिति है, इसलिए यहां पर अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो कि संस्कृत से हिंदी में आने पर उनमें कुछ विकार उत्पन्न हो गया है, उसे हम लोग तद्भव बोलते हैं। और जो संस्कृत से हूबहू शब्द हिंदी में आ गए हैं उसे तत्सम बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। तत्सम शब्द पहचानने की ट्रिक ये है कि जैसे ये वाला र हो गया, इसके अलावा ऊपर वाला रेफ वाला र हो गया, इसके अलावा कहीं पर आधा वर्ण दिख जाए, जैसे यहाँ पर भी देखिए आधा वर्ण दिखा हुआ है, तो ये सभी, इसके अलावा जिस भी शब्द में अगर अक्षर दिख जाए तो ये सभी जो लक्षण हैं वो तत्सम के होते हैं। तो आपने देख लिया ये तीनों में इस प्रकार के लक्षण हैं, तो ये तीनों तत्सम हो जाएंगे। प्रश्न में हमसे तद्भव पूछा गया था, एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर डी, मछली जो होता है वो तद्भव होता है, इसका जो तत्सम होता है वो मत्स्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मछली इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दुल्हिन गावहूँ मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार, ये पंक्ति किसकी पंक्तियां हैं। तो ये पंक्ति कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। पूछा गया है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य प्लस उदय होगा। यहाँ पर देखिए सूर्य का अंतिम वर्ण अ और उदय का प्रथम वर्ण उ मिलकर के ओ में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए सूर्य यहाँ पर है, फिर ओ की मात्रा जो लगेगी उसके बाद से ये ओ में परिवर्तित हो गया और ये ऊ तो परिवर्तित हो गया, फिर बाद में दय बचा हुआ है तो दय ये हो गया। तो सूर्य प्लस उदय मिलकर के सूर्योदय बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। तो यथाशक्ति समस्त पद में पहला पद जो है यथा, ये एक अवयव है, और जब भी समस्त पद में प्रथम पद अव्यय हो तो वहां पर हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर एक सही जवाब हो जाएगा। बाकी तत्पुरुष समास आप लोग जानते हैं कि जब भी समस्त पद में जब हम लोग उसका विस्तार रूप करते हैं तो किसी न किसी कारक चिन्ह का लोप होता है। तो इस प्रकार का कोई भी लोप नहीं हो रहा है, तो ये हमारा तत्पुरुष समास नहीं होगा। कर्मधारय समास में क्या होता है, जो प्रथम पद होता है वो उत्तर पद की विशेषता बताता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। द्विगु समास में क्या होता है, प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, तो यथा जो है वो कोई भी संख्यावाचक विशेषण नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा अव्ययी भाव समास, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव यानी कि जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उसमें कुछ विकार उत्पन्न हो गया हो। तो देखिए मधुप जो होता है ये तत्सम है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। मधुकर भी तत्सम है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। भ्रमण भी तत्सम है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन भंवरा की बात करें तो ये तद्भव है, इसका तत्सम जो होता है वो भ्रमण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो तद्भव है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मुद्री का तत्सम रूप है। तो मुद्री जो है वो तद्भव है और इसका तत्सम जो होता है वो मुद्रिका होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध
हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अशोक के फूल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा हुआ है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। कुटज भी लिखा हुआ है तो ये भी उत्तर नहीं होगा। विचार प्रवाह भी लिखा हुआ है तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा वृत्त और विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो परमाल रासो जगनिक के द्वारा रचा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यूपी टेट 2015 प्रश्न पत्र के हिंदी पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप अभी तक जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।